तो बात करने वाले हैं 17 जून के इनसाइट आईएएस की। बेसिकली आपका क्या क्या इसमें कवर किया गया है और 17 जून को क्या क्या इसमें आया है। तो जीएस पेपर वन में क्या है आपका रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया इस चीज पे, तो क्या बोलता है देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2026 ऑर्डर ऑन द अनपेड डोमेस्टिक लेबर, ये चीज एक अलग से शुरू हो जाती है। अब जो लैंडमार्क जजमेंट है आपका सुप्रीम कोर्ट का, वो डिलीवर करता है कि जो होम मेकर्स हैं इंडिया में, आपकी जो मम्मी है या जो भी काम कर रहा है होम मेकर, तो एज अ नेशनल बिल्डर और नेशन बिल्डर्स और इकोनॉमिक एंटिटीज है वो, रेदर देन उनको रेदर देन ए मेरली पैसिव केयर गिवर्स। तो बेसिकली उनको तुम ऐसे ट्रीट करो कि बेसिकली वो क्या है, आपकी इकोनॉमिक एंटिटीज की तरह काम कर रहे हैं या बेसिकली आपके नेशन बिल्डर की तरह काम कर रहे हैं। अगर सिंपल सी बात है, कोई घर पे अगर कोई इंसान काम पे जा रहा है, कोई मेल मेंबर काम पे जा रहा है जो कुछ है, तो उसकी सारी जो केयर है फीमेल मेंबर कर रही है, तो वो अनपेड डोमेस्टिक लेबर नहीं है। एक तरह से वो भी एक नेशनल बिल्डिंग का पार्ट है, और वो एक नेशन बिल्डिंग में बेसिकली आपका पार्ट एक रोल प्ले कर रहे हैं उस चीज़ में। तो ये चीज़ पे आपका ऑर्डर है, और जो एड्रेस करता है एक स्ट्रक्चर ब्लाइंड स्पॉट इन द इंडियन कॉम्पनसेशन लॉ। तो बेसिकली कंपनसेशन लॉ जो आपका एप्लीकेबल होता है डोमेस्टिक लेबर के ऊपर, वो चीज़ यहाँ पे बोलता है कि बेसिकली क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है, ये चीज़ कंसिडर नहीं की जाती है आपकी, वो स्ट्रगल किया जाता है एक कॉन्क्रीट मॉनेटरी वैल्यू देने के लिए होम मेकर को डेली। बेसिकली क्या है, उनको कोई मॉनेटरी वैल्यू मिलती ही नहीं इस चीज़ की, क्योंकि वो लोग फ्री में काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया एक नया स्टैंडर्ड लीगल कंपनसेटरी हेड, उसको बेसिकली आप लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर बोल सकते हो, जो सेपरेट करेगा टेंजिबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड फ्रॉम द इमोशनल लॉस ऑफ द कंपेनियनशिप। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। अब की डेटा क्या है यहाँ पे, जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन मैट्रिक्स है सुप्रीम कोर्ट का, वो साइट करता है अलग अलग चीज़ों को। देखो, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, या बेसिकली जो हाईलाइट करता है आपके वुमेन्स के अनपेड केयर गेन कंट्रीब्यूट करता है 15 to 70% ऑफ इंडिया जीडीपी। बेसिकली अगर आप इसकी वैल्यू मतलब उठाएं लग जाओ, जो आपकी मम्मी आपके लिए काम करती है या जो भी आपकी वाइफ कर रही है, तो उस केस में क्या है, 15 to 7% ऑफ इंडिया जीडीपी है ये चीज़। ठीक है, जो ये लोग देख रहे हैं कि भाई 15 to 70% जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखा जाता है इस चीज़ को। और अगर तुम मैसिव इनबैलेंस देखो इस चीज़ का, तो किस हिसाब से हो रहा है वो चीज़ यहाँ पे देखना लाजमी रहेगा। जैसे तुम डेटा जो रिवील करता है वुमेन का, जो 15 से 59 के एज की वुमेन है, वो स्पेंड करती है एवरेज 7 आवर्स डेली ऑन द अनपेड डोमेस्टिक टास्क। घर के जो भी काम है वो सारे किए जाते हैं, और जो आदमी है वो बेसिकली 3 घंटे स्पेंड कर रहा है इस चीज़ में। और जो इंस्टीट्यूशनल लिटिगेशन बोटल नेक है, जैसे सर्व करना 120 मोटर एक्सीडेंटल अपील्स, या सुप्रीम कोर्ट ने एक एवरेज पेंडेंसी पाई है अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर्स इन द हाई कोर्ट। इस चीज़ में जो स्पेसिफिक केसेस हैं वो उनको बेसिकली 25 ईयर से ज़्यादा लग जाते हैं रिजोल्व करने में। तो ये भी एक चीज़ है। जो मल्टीफोल्ड कंपनसेशन रिस्ट्रक्चरिंग है वो भी यहाँ देखी जाती है। जैसे रिप्लेस करोगे अगर तुम आउटडेटेड मैथ्स को विद अ मॉडर्न मैट्रिक्स, या फिर तुम ये देखोगे कि वो जो कोर्ट है वो एडवाइस कर रहा है बेसलाइन कंपनसेशन के हिसाब से, 35 ईयर ओल्ड होम मेकर है, उसको 60 लाख रुपए कंपनसेशन मिला था स्ट्रक्चरल लॉट ऑफ डिपेंडेंसी के ऊपर। तो ये चीज़ भी बेसिकली आपकी देखी जाती है। अब जो इंपेरेटिव नीड्स क्या है इसकी, इस चीज़ को वैल्यू करने की, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। करेक्टिव सिस्टमेटिक अंडर एस्टिमेट है जीडीपी फ्रेमवर्क में। जैसे जो अनपेड हाउस होल्ड लेबर है, वो केस क्या है, एक्सक्लूड किया जाता है उसको फॉर्मल नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम से। बेसिकली आप क्या है, जो जीडीपी के लिए आप इंक्लूड कर रहे हो उसमें उसको कंसिडर कर ही नहीं रहे, ठीक है, उस चीज़ को। तो ये देखी जाती है, क्योंकि इसको क्या है, जनरली तुम कैटेगराइज कर रहे हो ट्रेडिशनल की तरह, लेकिन कोर्ट बोल रहा है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको एक हिडन फाउंडेशन और ब्रॉडर इकोनॉमी तुम बोल सकते हो, कि इसी वजह से तुम्हारी जो फाउंडेशन है वो बन रहा है। एक्नोलेज कैसे करोगे, क्रूशियल रोल ऑफ फर्स्ट टीचर को, एक मदर है या होम मेकर है, वो प्रोवाइड करता है डेली ट्रांसमिशन ऑफ द लैंग्वेज या फॉर्मेटिव स्किल्स जो भी काम करती है। और जो फाउंडेशन वैल्यूज़ है उनका कोई कमर्शियल या पेड अरेंजमेंट नहीं होता रेप्लीकेट करने के लिए उन चीज़ों को। तो ये चीज़ भी क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका फर्स्ट टीचर की तरह। बेसिकली मदर क्या होती है, फर्स्ट टीचर की तरह काम करती है बच्चे के, और वहीं से बेसिकली उसको सारी स्किल्स मिलती हैं जो उसको दुनिया में आने के लिए या बेसिकली आपकी स्कूल से बाहर जो चीज़ें हैं वो सीखने के लिए ज़रूरी है। अब तुम रिकग्नाइज करोगे डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, वो भी इसी हिसाब से काम करते हैं। और जो डिफरेंशिएट है इकोनॉमिक मैनेजमेंट या इकोनॉमिक लॉस का, वो चीज़ भी यहाँ देखी जाती है। इवेल्युएशन क्या है आपका, लीगल फ्रेमवर्क, ये चीज़ें सारी बनी कैसे, लता अथवा बेसलाइन है
जो आपकी ट्रेजिक फायर है टाटा स्टील में, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था होम मेकर सर्विसेज के लिए, जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। और एक माइनर नोशनल इनकम स्टार्ट की गई, बेसिकली 3,000 रुपये पर मंथ, जो भी इंडिविजुअल है आपके 34 से 59 के बीच में। इसी तरह आपका मोटर व्हीकल एक्ट प्रोजेक्शंस थी, जो एक आपका आर्बिट्रेरी एनुअल इनकम बेसलाइन थी, 15,000 रुपये थी फॉर ऑल नॉन अर्निंग पर्सन नेशनल वाइड, जो कैलकुलेट करते हैं एक्सीडेंट क्लेम्स को, सारी चीज़ें। अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का केस था, इसमें भी मदर को कंट्रीब्यूट किया गया था बेसिकली आपके वेजेस, और उस हिसाब से कुकिंग और क्लीनिंग वगैरह को आपको एक जॉब माना गया था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब न्यूली मैंडेट कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या बोलता है? स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क है बेसिकली कैलकुलेट करने का, लॉस ऑफ द डोमेस्टिक केयर हेड, और जो 3 मैंडेटरी ट्रिगर कंडीशंस हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती है। सबसे पहला न्यू कंपनसेशन हेड अप्लाई करता है ऑटोमेटिकली जब एक्सीडेंट क्लेम करता है एक होम मेकर को, और इसी हिसाब से आपकी जो फ्लोर रेट लिमिट्स हैं वो आपकी बेस लाइन के हिसाब से चलती हैं। इसी तरह आपकी पेड एम्प्लॉयमेंट टॉप रूल हैं, जो आपके 30,000 है बेस लाइन इनकम के लिए, और यहीं से आपकी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये वे फॉरवर्ड है इस चीज़ को करने का। जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स वगैरह है वो यहाँ पे आता है और एनफोर्स करता है समरी प्रोसीजर्स को एक काम को करने के लिए, और इंटीग्रेट करता है डिजिटल डेटाबेसेस को क्लेम प्रोसेसिंग्स के लिए। तो एक चीज़ होगी। देन इंडिया कैन सेव इट्स फॉरेस्ट बाय विनिंग द वॉर ऑन प्रोडक्टिविटी, ये GS3 का टॉपिक है एनवायरनमेंट का। तो इसमें अगर हम ब्रेक थ्रू की बात करें तो इसी हिसाब से क्या आपके फोर्टिस कन्वर्सेशंस या जो भी है आपका फॉरेस्ट है वॉर ऑन द प्रॉपर्टी, वो कैसे हो सकते हैं। जैसे यूटिलाइज़ किया गया इंडियन फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज का डेटा, तो उसमें 322 कम्युनिटीज़ हैं जो मैनेज करते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ को अराउंड द 15 कंट्रीज़, और ओवर द 24 ईयर्स की टाइमलाइन ये चीज़ देखी जाती है। जो साइज़ है वो बेसिकली मैप करता है कि किस हिसाब से चेंजेस हुए हैं ह्यूमन लाइवलीहुड में, और कैसे वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं ट्रीज़ को, स्पेसिस को, ये सारी चीज़ों को। अब की ट्रेंड्स क्या है इसमें देखने में, तो की ट्रेंड्स बेसिकली आपके जनरली क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो ट्रेंड होता है वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, जो एनवायरनमेंट है वो आपका यहाँ से लॉस हो रहा है, और जो लोकल पॉपुलेशन है एक सिस्टमेटिक शॉर्टेज लेके आती है अल्टरनेटिव फूड लाइवली ऑप्शंस की, क्योंकि पेड़ काट दिए गए तो उससे उनका लाइवलीहुड चला जाता है। अब सिंकिंग रिचनेस देखोगे आप एक्सट्रैक्ट एरियाज़ की, तो कैसे करती हैं, जो फॉरेस्ट है आपके वो इम्प्रोवाइज़ करते हैं टाइम के साथ साथ, और जो कम्युनिटीज़ हैं वो हैवली डिपेंड होती हैं फ्यूल वुड के लिए या बेसिकली आपके ट्री स्पीसीज़ के लिए, और जिस हिसाब से जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे देखे जाते हैं कि कैसे वो किए जा रहे हैं। अब जो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है आपका अल्टरनेटिव इनकम का या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ऊपर, वो चीज़ इसमें देखी जाती है कि एग्रीकल्चर और नॉन ट्रेड ट्रेड्स हैं वो कैसे आपके हाईली डिपेंड है पेड़ ट्रीज़ के ऊपर, और किस हिसाब से जो स्पीसीज़ हैं वो डाइवर्सिफाई करती हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। अब जो आइसोलेशन है आपका फोर्टेस मॉडल का, वो भी चीज़ देखी जाती है। जो इंडिया का फॉरेस्ट गवर्नेंस है वो आपका फोर्टेस मॉडल रिलाई करता है, जो मिनिमाइज़ करता है ह्यूमन एक्टिविटी को और रिजाइड्स करता है रिसोर्सेज एक्सेस को, क्योंकि हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में स्पेसिफिक आइकॉनिक स्पीशीज़ और सेंचुरीज़ को इकोलॉजिकल आइलैंड्स में टर्न करता है ये। बर्डन क्या है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स पे, जो फॉरेस्ट है ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स में वो स्मॉलर होते हैं और अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शंस होता है इनका 275 मिलियन सिटीजन्स के ऊपर, जो डिपेंड करते हैं डेली नीड्स के ऊपर, और जो डिग्रेडेशन अगर इसका करोगे तो थ्रेटन करेगा कॉरिडोर्स को और जनरली वाइल्ड लाइफ को। पॉजिटिव इंडिकेटर्स क्या है, जैसे आपका कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन सक्सेस क्या है इसमें सारी, जो हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम है ये रन किया गया है आपका कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के द्वारा, जो आपका निशी ट्राइब्स है या आपकी जनरली हंटर्स हैं जो पेड नेस्ट प्रोटेक्शन के हिसाब से काम करते हैं, वो चीज़ यहाँ देखती है। इसी हिसाब से आपकी मैनग्रोव को मैनेजमेंट कमेटी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोटेक्ट करते हैं फ्रेजाइल मैनग्रोव इकोसिस्टम्स को और सस्टेनेबल एक्वाकल्चर्स को, जो लोकल फिशरीज़ के हिसाब से काम करता है आपके लिए। जैसे प्रोग्राम है सक्सेसफुली मिनिमाइज़ करता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ को, और जो होम स्टेज हैं या कम्युनिटी बैक्ड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम्स हैं वो चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अब अगर टारगेटेड करें क्लीन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस को, तो वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके सब्सिडाइज कनेक्शंस, और एफिशिएंट जो स्टोव कुकिंग है उस चीज़ को प्रिजर्व किया जाता है। अब की चैलेंजेस क्या है इस चीज़ में, की चैलेंजेस हैं वेल इनिशिएटेड स्टेट वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशंस, जो आपका फंडिंग साइकिल्स के हिसाब से काम करता है और जनरली इस चीज़ को मिटिगेट करता है चीज़ें करने के लिए, या वेरिएबल लेवल ऑफ द लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस, किस हिसाब से कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगे काम को करने के लिए, वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। और इसका वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, सब्सिडीज़ आपकी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स में वो फ्यूल सब्सिट्यूशंस के हिसाब से काम करेंगी, सब्सिडाइज LPG या सोलर हीटर्स वगैरह, जो बेसिकली आपकी डिपेंडेंसी है ट्रीज़ को कम करें।
इसी हिसाब से टूरिज्म है, रेवेन्यूज़ हैं, वो रिवैम्प करता है फाइनेंशियल फ्रेमवर्क को नेशनल पार्क्स के, जो इंश्योर करता है कि आपकी लीगल मैंडेट या इको टूरिज्म का शेयर है वो बढ़े टाइम के साथ साथ। इसी तरह आपका इंस्टीट्यूशनाइज किया जाता है आपका जो इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है, जो लोकल कम्युनिटीज़ को ये बोलता है कि आपके जो फॉर्मल राइट्स है वो चीज़ यहाँ देखी जाएगी। स्केलिंग करोगे आप हाइपर लेवल या लोकल कम्युनिटीज़ को, तो वो आपका एक्सपेंड करता है लद्दाख या कम्युनिटीज़ में जो स्टैंडर्डाइज नेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करती है, कन्वर्सेशंस एनिमल्स को काम करने के लिए। तो ये चीज़ है। और कंटेंट फॉर मेंस है नेक्स्ट, यूनिसेफ चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क प्रोटेक्ट, ये चीज़ क्या है? तो ये रिवील करता है आपका नियरली 392 मिलियन चिल्ड्रंस इन द इंडिया, और जो एक्सपोज करते हैं एक्सट्रीम हीट विद 89 मिलियन फेस रिकरेंट हीट्स। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अब जो यूनिसेफ है इस चीज़ को कैसे देखता है, जो यूनिसेफ का चिल्ड्रंस क्लाइमेट इंडेक्स है, वो जो ग्लोबल असेसमेंट है आपकी, जो इवेलुएट करते हैं चिल्ड्रंस की एक्सपोजर्स को या क्लाइमेट इन्वायरमेंटल हजार्ड्स को। इसमें मेज़र किया जाता है कि कितना ओवरलैप करके क्लाइमेट रिस्क को आप देख सकते हो, और किस हिसाब से एक्सट्रीमली हीट, ड्रॉट वगैरह या एयर पोल्यूशन इफेक्ट करता है हेल्थ को। अब जो की फाइंडिंग्स क्या है वो यही है कि जो मैसिव एक्सपोजर है इन चिल्ड्रंस का हीट में, वो 392 मिलियन चिल्ड्रंस है इंडिया में आर एक्सपोज टू द एक्सट्रीम हीट, और एन एडिशनल 89 मिलियन चिल्ड्रंस फेस द रिकरेंट हीट वेव्स। तो ये चीज़ें देखी जाती है। इंडिया रिकॉर्ड करता है वेरी हाई क्लाइमेट हजार्ड एक्सपोजर, जो अराउंड आपका 9.21 है बाई 10 अमॉन्ग द हाईएस्ट ग्लोबली, और ओनली पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इससे आगे हैं बेसिकली साउथ एशिया में। ये एक्सट्रीम हीट एक हाईएस्ट हीट के हिसाब से काम करता है। इंडिया रिसीव करता है मैक्सिमम 10/10 फॉर द एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर, और जो क्लाइमेट चेंज है इसी चीज़ को इंक्रीजली आप करता है बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन से इंटेंसिटी ऑफ द हीट वेव्स के हिसाब से। एयर पोल्यूशन एक क्रिटिकल पॉइंट है, जो एक्सपोजर आपका स्कोर है 9.94 है, जो थ्रेटन करता है आपके चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट को। और जो ड्रॉट वल्नरेबिलिटी है वो आपका 8.84/10 है, जो स्केर्सिटी लेके आता है, ग्रोइंग रिसोर्स, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड एंड चाइल्ड वेलफेयर एक्सेट्रा। मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड्स क्या होते हैं? ओवर द 1.1 बिलियन चिल्ड्रन है जो एक्सपोज करते हैं ऑल द एटलीस्ट 3 ओवरलैपिंग क्लाइमेट हजार्ड्स, और मैनी चिल्ड्रन फेस करते हैं ए कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सट्रीम हीट एंड ड्रॉट एंड एयर पोल्यूशन। और ये जो इंडिया है एक्सपेंड करता है हीट एक्शन प्लान्स को, जो बेसिकली प्रोविजंस है जिनके लिए स्कूल्स के लिए, आंगनबाड़ीज़ के लिए, नाइट टाइम हीट मैनेजमेंट के लिए, और जनरली वल्नरेबिलिटीज़ के हिसाब से काम करते हैं, और ये स्पेसिफिक अडॉप्शन मेजर्स इसमें देखे जाते हैं। जैसे आपका हीट स्ट्रेस है वो इंक्रीज़ होता है, एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो इंक्रीज़ करेंगे आपके डिजीज़ बर्डन को। माल न्यूट्रिशन है, चेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एक्सट्रीम हीट है या बेसिकली आपका क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो रिड्यूस करता है स्कूल अटेंडेंस को, और इसी हिसाब से आपकी चीज़ें आती हैं। रेलेवेंस क्या है यूपीएससी सिलेबस में इस चीज़ का? तो जो रिपोर्ट है हाईलाइट करती है जो ग्रोइंग इम्पैक्ट है आपका क्लाइमेट चेंज का वल्नरेबल पॉपुलेशन पे या स्पेशली चिल्ड्रंस पे, वो चीज़ यहाँ पे जनरली आइडेंटिफाई की जाती है। और जो सोशल जस्टिस है, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन या रोल ऑफ गवर्नमेंट, वो आपका वल्नरेबल ग्रुप्स के हिसाब से काम करता है। यूज़फुल थीम्स है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, और जनरली ये चीज़ आपकी इन्वायरमेंट में रहती है। अगर हम बात करें शेड्यूल के ऑफ द ड्रग रूल्स की, ये कैसे काम करता है गवर्नमेंट स्कीम्स में? जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, फैमिली वेलफेयर है, नोटिफाई करे क्रूशियल अमेंडमेंट टू द ड्रग रूल 1994। सो जो इसमें क्या है आपका, जो विड्रॉ करेगा लाइसेंस एग्जम्पशंस ग्रांटेड फॉर सेलिंग द कप सिरप। जनरली आपकी क्या होती थी, पहले बिना लाइसेंस के आप कर देते थे, लेकिन अभी क्या है, आपको लाइसेंस चाहिएगा उस चीज़ को करने के लिए। शेड्यूल के है ये हाईली स्पेशलाइज एनेक्सर है, जो इंडिया का ड्रग रेगुलेटरी मार्केट है उसको बेसिकली चलाता है, और जो लिस्ट करता है स्पेसिफिक क्लास ऑफ ड्रग्स जो आपके एग्जेम्प्टेड है सर्टेन प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4, और जो सर्व्स करता है एज अ रेगुलेटरी रिलीफ मैकेनिज्म फैसिलिटेट करने के लिए ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक ओवर द काउंटर और असेंशियल मेडिसिन। बेसिकली जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है वो आप वहाँ पे ले रहे हो, तो उसके कंपेरिजन में क्या है आपकी, उस पर क्या है रूल्स लगाए जाते हैं, लाइसेंस रूल्स। तो बेसिकली ओटीसी ओवर द काउंटर जो आप ले रहे हो ये चीज़। अब जो गवर्निंग लॉ है वो क्या बोलता है, देखो जो डायरेक्ट करता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को या ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट्स को मैनेज करने के लिए ड्रग रूल 1945। अब जो एम क्या है इसका है बैलेंस करना पब्लिक हेल्थ को या एसेसिबिलिटी को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और इसी हिसाब से आप ये देखते हो, इसी हिसाब से आप देखते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूशंस है कॉमन हाउस होल्ड का, मेडिसिन का, रूरल, रिमोट या इकोनॉमिक आइसोलेटेड एरियाज़ में, जिसमें गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप बेसिकली आप बेच सकते हो दवाई, मतलब टेक्निकली आप बिना डॉक्टर की परमिशन के भी दवाई बेच सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे आती है। लेकिन अगर आप इसमें क्वालिटी रिस्क लेके आ जाते हो तो वो एक जनरली सबके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन जाती है।
अब की फीचर क्या है शेड्यूल के कि उसके रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं क्या, सारी की सारी। तो देखो जो टारगेट लाइसेंस एग्जम्पशंस है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, और किस हिसाब से आप करोगे वो भी एक जनरलाइज नेचर ऑफ मार्केट रहेगा। अब हम बात करें इस चीज़ की तो कैसे हो सकता है। तो देखो जो की फीचर्स है, टारगेट करना पहले सबसे पहले एग्जम्पशंस को, एक डेफिनेट आइटमाइज्ड लिस्ट ऑफ ड्रग है जो एग्जाम्प्ट होती है आपकी एक फॉर्मल रिटेल सेल लाइसेंस से, और ये स्पेसिफिक स्टोरेज के हिसाब से काम करती है, आपकी पैकेजिंग आ गया, सोर्स कंडीशंस आ गया, सारी चीज़ें। अब जो एंट्री 7 है, जैसे आपका स्मॉल विलेजेस हो जिसकी पॉपुलेशन 1000 से कम है, तो लीगली परमिट करता है स्टॉक को और सेल करता है आइटम्स लोकल शॉपकीपर्स को, मतलब कोई फार्मासिस्ट लाइसेंस की जरूरत है ही नहीं, मतलब दुकानदार वहाँ अगर कफ सिरप की दवाई लेके बैठा है, हनीटस वगैरह है, तो आपको बेच सकता है। अब सिरप डिलीशन डायरेक्टिव क्या है, जो लास्ट अमेंडमेंट है उसने ये बोला था कि वो से डिलीट करता है वर्ड सिरप को फ्रॉम द स्पेसिफिक एंट्री, और जो स्मॉल टेक्सचुअल ओमिशंस है रिमूव करता है एंटायरली लीगल बैकिंग को, क्योंकि आप इसको अलाउ कर ले फॉर्मुलेशंस को कि आप रिटेल इंस्पेक्शन फ्रेमवर्क के हिसाब से इसको बेच सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो मैंडेटरी फार्मेसी ऑनबोर्डिंग है, तो अगर हम बात करें इस चीज़ की, जैसे सिरप डायरेक्टिव डिलीशन डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। देखो जनरली चीज़ें क्या है आपकी डिलीट की जाती है, जो सिरप आपका स्पेसिफिक एंट्री लेके आता है स्मॉल टेक्स ओमिशंस की। जनरली क्या है, देखो जो सिरप है तुम्हारा, कप सिरप एक लिखा हुआ है, तुम यहाँ पे क्या करोगे, तो उसमें क्या है, ये दवाइयों की दुकान पे बिकता है, बाहर भी बिकता है, हर जगह बिकता है, ठीक है, वो चीज़ तुम इंश्योर कर लेते हो। लेकिन तुम ये इसको रोकोगे कैसे। जो मैंडेटरी फार्मेसी इनबोर्डिंग है वो सीधी सीधी एक बात बोल रही है कि बॉस जो कोई भी रिटेल आउटलेट है या जनरल स्टोर का अटेम्प्ट है, वो चीज़ लिक्विड फॉर्मेशन के हिसाब से चलेगी, और तुम उसको ऐसे नहीं बेच सकते बिना लाइसेंस। लेकिन उसको तुम्हें कंप्लेंट भी करना पड़ेगा सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स के हिसाब से, और ये जो रिटेल आउटलेट है तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से आपकी सिरप यहाँ पे बेची जा रही है, ठीक है। और मैंडेट क्या है, ये बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस आएगा तुम्हारे सप्लाई चेन के ऊपर, ताकि ये चीज़ें लीक ना हो और ये ऐसे खुले में ना बिके वो चीज़। अब प्रीलिम्स क्या है इसमें फोकस, तो फैक्ट देखोगे नेक्स्ट वाला, जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो जापान है, वो बेसिकली ऑफिशियली डेवलप कर रहा है रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर द जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। जो ऑपरेशन माइलस्टोन है वो एक्टिवेट करेंगे बायलैटरल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क। तो कार्बन एमिशन तुमने देखा होगा वो काफ़ी चल रही है आज के टाइम पे, और जिसके पास बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स है वो चीज़ यहाँ पे लेके आता है, तो इसी से तुम्हारा जो आपका निकला है JCM, वो चीज़ ये आपका लेके आता है। जैसे जापान है तुम्हारा, जापान क्या है अचीव करना चाहता है, जापान से NDC, और जो पार्टनर कंट्री है उसका जापान का प्रोजेक्ट है MRP, वो उसको देखना चाहता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या होगा, जो डीकार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजीज है, इम्प्लीमेंटेशन और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज है, वो तुम देखोगे। ऑपरेशंस और मैनेजमेंट है जॉइंट कमेटी के, वो कंसिस्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द बोथ साइड्स, और यहीं से आपकी सारी चीज़ें निकलती हैं। अब जो जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म्स हैं, एक फॉर्मल बायलेटरल कार्बन क्रेडिटिंग सिस्टम्स है जो एस्टेब्लिश किया गया है जापान के द्वारा द वेरियस पार्टनर नेशंस, जो एनकरेज करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशंस को रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को, जो एमिशंस है डिप्लॉय करना एडवांस डिकार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजीज को, वो बेसिकली मिटिगेट सिस्टम्स के हिसाब से आएगा और डेवलप करेगा ट्रांजिशनल इकोनॉमीज को। अब जो JCM है उसका काम क्या है, इंटेंशनली आर्टिकल 6.2 के हिसाब से पेरिस एग्रीमेंट है, ये देखना कि यूनाइटेड नेशंस का जो फ्रेमवर्क है वो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से काम कर रहा है नहीं, और जो रेगुलेट करता है कोऑपरेटिव अप्रोच को या ट्रांसफर ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम्स को, जो आपके लिए काम करेगा और आपके हिसाब से काम करेगा। और JCMC का एम्स ही है कि बेसिकली तुम ये देखो कि कितने तुम क्रेडिट्स को यूज़ कर रहे हो और किस हिसाब से कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए टेक्निकली वो बेस्ट रहेगा। अब बेसिकली एक्सेलरेट करना है एडॉप्शंस एंड स्प्रेड ऑफ द हाई परफॉर्मेंस लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, बेसिकली परफॉर्मेंस भी अच्छी दे और कार्बन उसमें लो लगे, तो इस टाइप की एक टेक्नोलॉजी देखना इनका पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के रिगार्डिंग। और अगर तुम ये देखो कि बस किस हिसाब से हम देखेंगे इसको, तो इसका बेसिकली जो पब्लिक कैपिटल है, प्राइवेट या पब्लिक कैपिटल, वो चीज़ देखी जाती है। मैकेनिज्म सर्व करता है कि रिड्यूस करोगे आप ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को, जो ड्राइव करेगा आपकी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, बेसिकली आपके लिए जो काम कर रहा है वो चीज़ की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, और जो एमिशंस है अचीव कर रहा है रिस्पेक्टिव नेशनलिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस को, वो कैसे आता है। अब ये चीज़ काम कैसे करेगी, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। जैपनीज एंटिटी इन्वेस्ट करेंगे डायरेक्टली एमिशन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया में, जो यूटिलाइज करेंगे लीडिंग जैपनीज ग्रीन हाउस इनोवेशंस को, रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, जिससे बेसिकली क्या है तुम्हारा जापान का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इंडिया में, ठीक है। ये एक नया बोल गेम भी है क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा के बेसिकली यहाँ कंट्रोल लेना चाहते हैं।
क्रेडिट एक्विजिशन चीज़ें हैं जो ग्रीन हाउस गैस है इमिशंस और रिडक्शन करता है, और उसी हिसाब से बेसिकली आपका प्रोजेक्ट कैलकुलेट होता है क्वांटिटेटिव मैनर्स में। और तुम ये देखते हो कि बॉस जो कैलकुलेटेड और क्रेडिट्स हैं तुम्हारे जापान और इंडिया में वो काउंट किए जाएंगे क्लाइमेट टारगेट्स के लिए। अब ड्यूल कमेटीज़ क्या है, आपकी न्यूली अडॉप्टेड जॉइंट कमेटीज़ है, फीचर करती है आपकी इंडियन और जापानीज गवर्नमेंट को, वो ओवरसीज करेंगे सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को, वो चीज़ देखी जाती है। स्ट्रिक्ट वैलिडेशंस और वेरिफिकेशंस होगी, नेशनल रजिस्ट्री देखी जाएगी इसमें, और आपका मल्टी चैनल फंडिंग सपोर्ट होगा। मतलब आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आ गया इसमें, जो आपका नाबार्ड की तरह उसके आईएमएफ की तरह काम करता है, न्यू एनर्जी भी आ गई, ठीक है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई। तो ये आपका बनता है। अब ये चीज़ बताओ, अगर हम बात करें, तो आगे बात हम करते हैं इसकी पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखते हैं इसका कैसे काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2।